तो दोस्तों अब इलेक्शन आ ही गया। कोई कुछ करे ना करे लेकिन इलेक्शन में एक्टिव जरूर हो जाते हैं। हर चुनाव में हम लोग खुद उम्मीदवार से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, एंड दिस इज अ साइन ऑफ गुड पार्टिसिपेशन। आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि चुनाव से जुड़े उन मुद्दों को हम छू जाएं जो जाने अनजाने में हम अनदेखी कर जाते हैं या जानबूझकर उन कामों को कर जाते हैं जो इस इलेक्शन का पूरा मतलब ही खत्म कर देता है। नमस्कार। इस बार पूरे देश में 18वां लोकसभा चुनाव के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। इसके अलावा 16 अन्य राज्यों में 35 विधानसभा सीटों के लिए भी बाई इलेक्शंस तय है। वैसे आप सबको जानकारी तो होगी ही, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक इलेक्शंस होंगे। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल को और आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 13 मई को वोटिंग होगी। मतलब इस चुनाव में लोकसभा के 543 सीटें और इन 4 राज्यों की विधानसभा सीटें भी भरी जाएंगी। आज़ादी के बाद भारत ने लोकतंत्र को चुना और इसके साथ अपने देश के लिए 2 हेड्स तय किए। इसका मुख्य कारण था कि भारत ने अभी अभी अंग्रेजों से आज़ादी पाई थी और अभी अभी यहाँ की आवाम ने एक क्रूर शासक की क्रूरता देखी थी। हेड से मेरा मतलब है एक हेड ऑफ द स्टेट और दूसरा द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, 2 नॉमिनल, और द प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। इसके विपरीत लोकतंत्र होते हुए भी अमेरिका जैसे देश प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर रन करता है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का अर्थ तो हम हिंदुस्तानियों से ज़्यादा कौन समझेगा। ये बात अलग है कि ज़्यादातर मामलों में या तो हम इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं या इसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं। खैर, अब उस वक्त के लोगों को, नेताओं को अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए कोई शासक नहीं चाहिए था। उन्हें अपनी सरकार इस तरह चाहिए थी कि जनता अपनी मर्जी से सरकार तय करे, अपनी मर्जी से सरकार चुने। इसीलिए उन्होंने अब्राहम लिंकन का ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल कंसेप्ट को चुना। अब सरकार बनाना जनता के हाथ सौंप दिया। ऊपर से 2 हेड्स के कंसेप्ट ने आवाम को और मजबूत किया, उसे और ताकत दी। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है पर यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब भारत की तरह यहाँ प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट ही द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों ही हैं। और जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहाँ भी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है। दरअसल अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सिमिलरिटीज़ होते हुए भी काफ़ी फ़र्क है। अगर मौका मिले तो कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम उन सब बातों में नहीं जाएंगे। हम बस इसी बात को आगे लेकर जाएंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक होने के नाते हमारी चुनाव के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। बात सच के आधार पर बोली जाएगी तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, इसीलिए पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, ये मेरा और आपका निजी मामला नहीं है। मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वो समाज, देश और भविष्य को नज़र में रखकर ही कहूँगा। जैसे मैंने पहले कहा, आज़ादी के बाद हमारे देश ने डेमोक्रेसी को अपनाया। ऑफकोर्स डेमोक्रेसी में हमें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला, आज़ादी को खुलकर जीने का हमें अवसर मिला। हम बस कुछ ही दशकों में ये भी भूल गए कि, लगभग भूल गए कि हमारा देश कभी किसी देश का गुलाम भी था। आज हमारा देश न्यूक्लियर पावर है। आपको पता है फोर्ब्स वर्ल्ड्स 2024 बिलियनर्स लिस्ट में 186 इंडियंस हैं, और इस बात पर मैं गर्व करता हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या सच में भारत अमीर है? आज भी हमारी आबादी की 40% लोग बेघर हैं। 20 करोड़ से भी ज़्यादा कुछ लोग हर रात खाली पेट सोते हैं। हर दिन करीब 3000 बच्चे भूखे मरते हैं। 19 करोड़ लोग आज भी अंडर नरिश्ड हैं। ये लेकिन किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार की गलती नहीं है। यह 1947 से चली आ रही नीतियों का जवाब रहा है। हमारे देश को एक दिन में गरीब नहीं किया गया, इसे पल पल तिल तिल लूटा गया है। और आपको पता है इसे किसने लूटा? हमने, हमारी नासमझी ने, हमारे बनाए सिस्टम ने। हम आम जनता को एक बहुत बड़ी ताकत मिली थी, मतदान की, वोटिंग की, पर हमने इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग, इसकी ताकत शराब खरीदने में, स्कूटर खरीदने में, गाड़ी खरीदने में और न जाने आपने क्या क्या शौक पूरे करने में खत्म कर दिए। हमारी पिछले जनरेशन ने एक भ्रष्ट समाज की शुरुआत की और हम आज उसी में रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दे रहे हैं। आज तक हमने अपनी उस ताकत को पहचाना ही नहीं है। हम सरकार बना भी सकते हैं, हम सरकार गिरा भी सकते हैं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने नहीं आया हूं। मुझे बस आप लोगों को याद दिलाना है कि पैसा लेकर वोट करना छोड़ दीजिए। नेता उसी को चुनिए जो सही हो। अगर आपका नेता काम कर रहे हैं तो उन्हें कंटिन्यू करने दीजिए, उन्हें बदलने की क्या जरूरत है। अगर आपको उनका काम पसंद नहीं है तो उन्हें बदल दीजिए, लेकिन पैसा लेकर वोट मत कीजिए, पैसा लेकर पार्टी मत बदलिए।
आज आप पैसा लेकर वोट करेंगे, कल को वही नेता आपका डेवलपमेंट खा जाएगा, आपके रास्ते खा जाएंगे, आपके बच्चों की नौकरियां खा जाएंगे, उनके भविष्य को खत्म कर देंगे और आप कुछ कह ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने अपनी आवाज बेच दी है। ड्रामा दोस्तों यहीं पर खत्म नहीं होता। अभी कई लोग होंगे जो आपके साथ रहकर आपकी वोटिंग के पावर का फायदा उठाकर खुद किसी एमएलए या एमपी के नजरों में हीरो बनने की कोशिश करेंगे। कई लोग होंगे जो आपके वोट की गारंटी लेंगे, पर आपको याद रखना है आपका वोट किसी की गारंटी का मोहताज नहीं है। आपको अच्छे और बुरे की पहचान है, इल्म है, आपको सच और झूठ का फर्क पता है। अभी अरुणाचल में सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होने वाला है। कई लोग होंगे जो आपको उसकी लालच देने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई अपना इस तरह से सिलेक्ट हो भी जाता है तो मैं तो कहता हूं वो समाज के लिए एक बोझ बनेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस पर बात की है, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में और मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मैं जानता हूं मेरी इन बातों का आप पर शायद ही कोई असर हो, पर मैं इसलिए खुश रहूंगा क्योंकि मैं आपसे वो बात कह रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं, जो सच है। अरुणाचल प्रदेश में विपक्ष की कहानी हमेशा से कमजोर रही है, लेकिन ये आज की बात नहीं, शुरुआत से ही है। ऐसे में हम आम जनता ही निर्णायक बन सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स यूनियन का एक अच्छा खासा किरदार हो सकता था, पर यहाँ खुद उनके ही इलेक्शन में वोटें बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। एक स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन में असेंबली या एमपी इलेक्शन की तरह ही यहाँ बाइक्स की गाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में हम उनसे भी क्या उम्मीद करें, उनसे हम क्या कहें। यहाँ राजनीति मुद्दों से भटक कर भाई भतीजेवाद की बात बन जाती है। ये नहीं देखते कि इनकी क्षमता क्या है, पर ये जरूर देखेंगे कि ये किस क्लान से बिलोंग करते हैं। यहां एजेंडे से ज्यादा पैसे के बाद क्लान पॉलिटिक्स चलता है। लेकिन हमें इसे बदलना है, हमें समाज की सोच को बदलनी होगी, हमें अपने पावर का इस्तेमाल करना ही होगा और इसमें सबसे अच्छा यूथ ही कर सकते हैं। ले देकर यूथ, आप ही इस भविष्य के होप हो। अपनी पिछली पीढ़ियों की गलतियों को मत दोहराइए, अपने समाज को बचा लो यार। आज की राजनीति में ज्यादातर लोगों की ईमान, इनकी सिद्धांत खोखले हो गए हैं। जिस पार्टी की सिद्धांत को वो दिन दौरा पीटते रहते हैं, टिकट नहीं मिलने पर उसी पार्टी के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल? ऑफ कोर्स ये एक मजबूरी है, क्योंकि अरुणाचल जैसे राज्यों में जहां खुद का कोई रिसोर्स नहीं है, वहां की सरकार पूरी तरह से सेंटर के एड पर निर्भर है। यहां तो ऐसे हालात तो होंगे ही। एक सत्य बात यह भी है दोस्तों कि हर सरकार की बुराई होती है। कोई भी सरकार हर किसी को खुश नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। सबकी अपनी खूबी होती है, खामी होती है। आप देखिए आपके राज्य की सरकार ने, आपके देश की सरकार ने आपके लिए, अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए क्या क्या है, फिर फैसला लीजिए। ऐसा ना हो कि किसी लालच या किसी और के मुनाफे के कारण आप एक अच्छे नेता खो दो, अच्छे गवर्नेंस को खो दो। फर्क करना जानिए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। मेरे अगली वीडियो में हम चुनाव के मद्देनजर कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो आपको चुनाव के प्रति और जागरूक करेगी। हम आपको आपके हक और सुविधा की बातें बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। राज्य आपका है, देश आपका है, वोट आपका है। जय हिंद।